बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मिसेस रायनूर। तो जी हम अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 है। हम इसके न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। तो इसका आज मैं आपको जो न्यूमेरिकल करवाऊंगी तो वो आपके सामने देख लें कि आप किस तरह स्टार्ट होगा। तो हम इसका न्यूमेरिकल नंबर 7 करने लगे हैं आज, ठीक है जी। अब 7 थोड़ा सा चेंज है, ठीक है जी। अब पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। मिस्टर खुरम बिजनेस पोजीशन ऑन 1 जुलाई 2005 इज़ शोन बाय द अकाउंटिंग इक्वेशन गिवन बिलो। वो कहते हैं कि अब उसने बिजनेस की कंडीशन क्या है, उसने ये हमें सारी कंडीशन बता दी है। ईच लाइन इज़ डेजिग्नेटिंग बाय अ लेटर विच इंडिकेट इफेक्ट ऑन द इक्वेशंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, ठीक है जी। डिस्क्राइब ईच ऑफ द ट्रांजेक्शन। अब सबसे पहले तो उसने पहले जो हमने क्वेश्चंस किए, यानी कि ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन आप देख रही हैं या उससे ऊपर वाला क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, क्वेश्चन 5, 6 देख रहे हैं, इसमें उसने हमें ट्रांजेक्शन्स दी हुई थी, हम उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करते थे। लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन में, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें उसने हमें क्या दे दिया है कि क्वेश्चन को सॉल्व करके दे दिया हुआ है। वो कहता है अब आपने करना क्या है कि हमें ये बताएं कि इसमें ट्रांजैक्शंस कैसे बनेगी, कौन सी ट्रांजैक्शंस बनेगी। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। हम लिखेंगे जैसे कि ये देखें ऑन 1 जुलाई 2005, तो हम ऐसे ही लिखेंगे कि जी अब हमने इसकी ट्रांजैक्शंस बनानी है। तो आपके सामने मैं ट्रांजैक्शंस बनाती हूँ। तो ये है जी प्रॉब्लम नंबर 7 है। प्रॉब्लम नंबर 7 है जी। तो ये देखें जी, मैं यहाँ पे लिखूँगी ऑन 1 जुलाई 2005। आगे मैं दूंगी ऑनर का नाम। ऑनर का नाम है मिस्टर, ये देखें जी, ऑनर का नाम है मिस्टर खुरम। तो मैं लिखूँगी द बैलेंस ऑफ मिस्टर खुरम was as follow कि अब जो ऑन 1 जुलाई 2005 को मिस्टर खुरम का जो बिज़नेस का बैलेंस है वो नीचे दिया गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप क्वेश्चन में देखें, हमारे पास सारे एसेट्स शुरू पे ही दिए हुए हैं, ठीक है जी। कैश है जी इतना, मशीनरी इतनी, गुड्स इतनी, अकाउंट्स रिसीवेबल इतना, क्रेडिटर्स और ऑनर इक्विटी। तो हम इन सब को पहले एज इट इज़ लिख लेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगी एसेट्स और दूसरी तरफ मैं लिखूँगी इक्विटीज़, ठीक है जी। तो एसेट्स सबसे पहले देखते हैं। हमारे पास एसेट जो पहला दिया हुआ है वो आप यहाँ देख भी सकते हैं, कैश है, कैश। उसके बाद देखते हैं जी क्या है, कैश दिया हुआ है 8,850, ये देखें 8,850। उसके बाद दी हुई है मशीनरी। अब मैं आगे लिखती हूँ मशीनरी हमें दी हुई है जनाब 7,450। उसके बाद हमें दी हुई है गुड्स दी हुई है 6,000 की। गुड्स इज इक्वल टू 6,000। उसके आगे हमें दिया हुआ है अकाउंट्स रिसीवेबल, तो इसको 8/R से भी लिख सकते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल हैं जी 7,350। क्लियर है जी। ये सारे हमें दिए हुए हैं एसेट्स। और दूसरी तरफ हम इक्विटी में देखते हैं क्या क्या पड़ा है। इधर हमारे पास पड़ा है जी क्रेडिटर्स हमारे पास पड़े हैं 8,550। और ऑनर इक्विटी यानी कि कैपिटल जो हमारे पास पड़ा हुआ है वो है जी 21,100। तो सबसे पहले हम दोनों को इक्वल करके देखेंगे कि ये जो पहले ही हमारे पास बैलेंस पड़ा है क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो 8,850 प्लस ये देखें
पहले मैं सारे एसेट्स को प्लस करूँगी। 7,450 प्लस 6,000 प्लस 7,350, तो ये आ गया जी, मेरे पास आ गया 29,650। तो मैं इसके नीचे लाइन लगा के लिखूँगी 29,650, और दूसरी तरफ भी मैं इनको प्लस कर लूँगी, तो ये बन जाएगा 21,100 प्लस 8,550, तो ये भी उतना ही आ गया 29,650। मतलब दोनों का बैलेंस क्या है, सेम। तो ये तो जनाब थी हमारे पास, ये देखें पहली लाइन का बैलेंस, ठीक है जी। अब इसके बाद आप ये ज़रा गौर से देखें कि गुड्स आई हैं और क्रेडिटर्स बने। अब इसका क्या मतलब है, क्रेडिटर कब बनता है, जब हम गुड्स परचेज़ करते हैं, क्लियर है। और परचेज़ कैसे की जाती हैं, कैश पे या क्रेडिट पे। तो क्रेडिट पे परचेज़ करेंगे तो क्या बनेंगी, क्रेडिटर्स ही बनेंगे। तो इसकी एंट्री हम करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग मंथ। इस मंथ की ट्रांजैक्शंस अब हम रिकॉर्ड करने लगे, ठीक है जी। तो सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन इसकी बनेगी वो बनेगी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हम सबसे पहली ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे चीज़ें खरीदी, जब क्रेडिट पे ख़रीदी हैं तो ही तो हमारे पास क्रेडिटर्स आएंगे, और इसकी अमाउंट है 3,000 रुपीज़, 3,750। ये हमारे पास पहली एंट्री है जी, ठीक हो गया। और हमारे पास इसके बाद सॉरी इधर ए लिखा है उन्होंने, हम भी ए लिखेंगे, इधर बी लिखा है। अब बी वाली एंट्री आपके सामने मैं लेके आती हूँ बी। इसमें कैश इंक्रीज़ हुआ है और अकाउंट्स रिसीवेबल डिक्रीज़ हुए हैं। मतलब ये कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव कहाँ से हुआ है, डेटर्स 3,850 का, ठीक है जी। क्योंकि कैश रिसीव हुआ है तो कैश में इंक्रीज़ हुआ है ना, तो कैश हम लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स रुपीज़, कितना रुपीज़ से, रुपीज़ यहाँ पे दिए हुए हैं जनाब हमारे पास 3,850। क्लियर है जी यहाँ तक। यहाँ पे अब हम इसकी सिर्फ इस क्वेश्चन में हमें उसने पूछा था कि आपने सिर्फ ट्रांजैक्शंस बतानी है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई हुई हैं। अब देखें जी सी वाली एंट्री देखें, कैश कम हो गया है 2700 से, और ये भी 2700 से भी कैपिटल भी कम हुआ है। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई या तो कोई एक्सपेंस पे किया गया है या कोई ड्राइंग्स हुई हैं। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कैश पे फॉर ड्राइंग्स या कैश पे फॉर डोमेस्टिक यूज़, ठीक है। क्योंकि इसके साथ क्या लिखी हुई है, ये ड्राइंग्स हुई हैं, ठीक है जी। ड्राइंग्स का मतलब है कि कैश यूज़ हुआ है फॉर डोमेस्टिक यूज़ या फॉर पर्सनल यूज़ ऑफ ए ऑनर। ऑनर के पर्सनल यूज़ के लिए उसने कुछ ना कुछ कैश लिया है। अब वो कैश किस चीज़ के लिए लिया है ये हमें नहीं पता। क्लियर है। तो हम कहेंगे कैश पेड या कैश यूज़, कैश पे फॉर डोमेस्टिक यूज़। कैश पे किया गया है फॉर डोमेस्टिक यूज़ के लिए, कितने रुपीज़ का, 2700 का। ये हमारी एंट्री सी थी। अब डी वाली एंट्री देख लेते हैं। डी वाली एंट्री में क्या लिखा है जी। अब डी वाली एंट्री देखें, कैश इंक्रीज हो गया है, इधर से गुड्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो गई हैं और ओनर के पास प्रॉफिट आ गया है, मतलब कैपिटल के पास प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया है। तो इसका ये मतलब है कि कैश रिसीव रुपीज़ 7,350 से कैश रिसीव हुआ है। गुड्स सेल आउट की गई हैं कैश पे, क्योंकि गुड्स में कमी हो रही है तो इसका मतलब है गुड्स सेल आउट हुई हैं।
तो इसकी एंट्री हम बनाएंगे कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश, के गुड्स सोल्ड की गई फॉर कैश इतनी, इस 7,350 की, और उसकी कॉस्ट जो थी वो 5,250 थी। अब साफ ज़ाहिर है जब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो ये बनेगी कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश पे चीज़ें बेची गई। अब वो कैश कितना मिला है हमें, कैश मिला है 7,000 रुपीज़, 7,350, और उसकी जो अब हम लिखेंगे विच कॉस्टिंग, जिसकी कॉस्ट थी, विच कॉस्ट जिसकी कॉस्ट थी, अब जिसकी कॉस्ट क्या थी जनाब हमारे पास 5,000 रुपीज़, 5,250। ठीक है जी। अब लास्ट एंट्री देखते हैं जी हम, ई वाली लास्ट इसकी एंट्री है वो देखते हैं क्या हुआ है। लास्ट एंट्री ई में कैश पे किया गया है और इधर से क्रेडिटर्स भी माइनस हुए हैं, मतलब कैश पेज टू क्रेडिटर्स। कैश पे किसको किया गया है, ये देखें सबसे लास्ट वाली एंट्री ई में कैश पे हुआ है, मतलब कैश में जब डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कैश पे हुआ है, इसके अलावा और कहीं भी चेंज नहीं है। और ये चेंज जाके यहाँ पे आता है क्रेडिटर्स पे, तो इसका मतलब है कि जो क्रेडिटर्स थे उनको कैश पे किया गया है इतना। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैश पेज टू, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कैश पे किया गया है ₹7,350, मतलब 7,350 का। यहाँ तक ये जी हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको दोबारा से ये क्वेश्चन मैं एंड पे रिवाइज कर देना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे पास एसेट्स भी दिए हुए थे, इक्विटीज़ भी दी हुई थी, तो उनको हमने लिख लिया। ठीक है, हमने ये देखा है क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। जब ये दोनों चीज़ें इक्वल होगी तो जैसे जैसे फिर हमने देखा है बुक में हमारे पास एंट्रीज दी हुई थी, जहाँ पे कैश बढ़ रहा था उसको बढ़ाया है, जहाँ पे कैश कम हो रहा था उसको कम किया गया है। तो ये वाली एंट्रीज़ हमारे सामने आई हैं कि ये एंट्रीज होंगी तो ये कैश बुक में या अकाउंटिंग इक्वेशन में ये चीज़ चेंजेस होगी। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।